जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं एग्जामपुर का अगला प्रैक्टिस सेट। अभी आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आप ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, केवल अपना रिवीजन करें। जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कर लें। कुछ टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए। यहां तक आप आ गए हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन से वो टॉपिक हैं जो बार बार रिवाइज हो रहे हैं। बस आप वही उसको रिवीजन करते रहिए, नया मत पढ़िए, क्योंकि अब नया पढ़ने का समय गया। ठीक है, अब नया नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी भी नया पढ़ेंगे तो फिर पढ़ते ही रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है प्रैक्टिस सेट। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे उतना आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार, वो मैथ लगाना पहले स्टार्ट करते हैं, उनकी फेवरेट होती है मैथ, तो पहले स्टार्ट करते हैं। कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, मैथ किसी की इतनी अच्छी क्यों ना हो, पर कुछ सवाल जैसे 20 सवाल आएंगे तो उसमें से 3 या 4 सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, और उनमें से अगर एक भी सवाल में आप फंस गए तो आप अपना अच्छा खासा समय बर्बाद कर चुके होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर उनमें से कुछ सवाल नहीं लगे, मान लिया आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सवाल ना लगे आपसे, वैसे भी आपका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप हिंदी और जीएस को पहले उठाइए, पहले उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में मैथ और रीजनिंग के उन सवालों को लगाइए जिनको आप देखते ही लगा सकते हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे आएंगे जिनमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही टिक कर देंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये हमसे हो ही नहीं पाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि ये लगा तो तुम लोगे, इसमें के बहुत सवाल तुमने लगाए हैं, लग जाएंगे आपसे, लेकिन टाइम लेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ऐसे सवालों को गोला करते रहिए साथ में, क्योंकि जब सारे सवाल हो जाएं जो एक बार में देखने मात्र से हो जाते हैं, वो हो जाए, फिर उन गोला किए हुए सवालों को लगाओ, क्योंकि वो सवाल आपसे लग जाएंगे लेकिन समय लगेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कम से कम आपके वो सवाल तो ना ही छूटे टाइम मैनेजमेंट की वजह से या समय कम रहने की वजह से, जो आपको आते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे, वो सवाल ना छूटे कम से कम आपके। तो पहले वो सवालों को कर लो। ऑफलाइन पेपर होगा, आपके सामने एक पेपर होगा, उस पर गोला आराम से कर सकते हो, बना लेना गोला उस पर। ठीक है, और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ना है, क्योंकि पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि क्या करना है वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या नहीं करना है वो आपको पहले पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ सवाल होंगे जो आपको नहीं करने हैं, सारे आपको नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ रखे ही इसलिए जाते हैं कि उसमें उलझ कर आप अपना टाइम खराब करें। तो आपको उनसे बचना है, आपको अपना टाइम नहीं खराब करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अभी 2-3 दिन जो बचे हुए हैं उनमें आप प्रैक्टिस करिए। रही बात ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको लेकर के आया हूं एग्जामपुर वाला, ठीक है, इसमें से अगर कोई लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ये वाला, तो इसमें से अगर आप देख लोगे तो आपका विश्लेषण अच्छे से हो जाएगा, एनालिसिस जो कहते हैं ना, तो इसका प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। और जिनके पास ये नहीं है वो लोग भी देख लें, उनका भी फायदा इसमें हो जाएगा, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या जीके जीएस में होती है, तो जीके और जीएस का इसमें पूरा विश्लेषण करा देंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट के उन सवालों को नहीं बताते हैं जो इसमें दिए हुए हैं, बल्कि उनसे जुड़ने वाले जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब मैं बताता हूं, जिससे अगर आपका कोई भी टॉपिक उसमें आ रहा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सब मैं आपको करा दूं। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पहले पढ़ा है तो भी यहां अगर आ जाता है, आप वीडियो देख लेंगे, जो 2-3-4 वीडियो भी बनेंगे उनमें अगर आप देख लेते हैं तो भी आपका वहां से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी पिछला आरओ एआरओ का पेपर हुआ था और मैंने अपने कुछ जानने वालों को कहा था, वो उस दिन की जो लाइव क्लास थी, मैंने उसमें लाइव क्लास में नहीं कहा था, बल्कि कुछ लोगों को मैंने ऑफलाइन ऐसे ही कहा था कि देख लेना, इस वाले एकमात्र वीडियो से कम 10 सवाल हम मिला देंगे जीके जीएस के। सोचो, एक वीडियो से कम 10 सवाल की मैंने गारंटी ली थी, जब पेपर हुआ भी नहीं था। और जब पेपर होके आया तो वो लोग खुद फोन करके बताए कि सर जो आपने कहा था वैसा ही हुआ। एकमात्र वीडियो से, जो कि जिसको मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं, यूपी पुलिस का है, फिर भी मैंने कह दिया था आरओ एआरओ के पेपर में भी उससे मिल जाएंगे आपको प्रश्न। तो फिर आप इतना भरोसा मुझ पर कर सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितना आप कहीं से 1 साल पढ़ करके या जिसकी 15-15 घंटे की मैराथन करके लेते हैं ना, उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पे थोड़े ही समय में दे दूंगा। तो लाइव में बने रहें। ये वाला एग्जाम्पल वाला करना है आपको प्रैक्टिस सेट, इसमें यहाँ पे हम ये सॉल्व कराएंगे। देखो, दूसरी बात और है कि जिसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है वो क्या ही खरीदेंगे, खरीदना चाहते हो अगर आपके यहाँ पहुंच जाए तो खरीद लेना, अब तो समय बचा नहीं है ज्यादा फिलहाल। और दूसरी चीज और यहाँ पे नीचे चल रहा होगा वो लाइव है ना, कमेंट चैट वाला, तो चैट में कमेंट ना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उससे मेरा फायदा हो जाएगा। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितने ज्यादा मेरे कमेंट होंगे मेरे वीडियो का थोड़ा रीच बढ़ जाएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि रिस्क भी तो बड़ा है ना, ये जो नाम यहाँ पे है
ये नाम बहुत बड़ा है ना इन लोगों का। अब ये लोग कहीं क्लेम कर देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क अगर हम आपके लिए ले रहे हैं तो आप लोग इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज, आज आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सर दर्द भी हो रहा था। ऑफलाइन क्लास में मैंने आज क्लास छोड़ दी थी, बहुत हिम्मत करके मैंने पढ़ाया, जो भी जितनी देर पढ़ाया, लेकिन फिर भी जब मेरा नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर मैंने वो क्लास बंद करा दी वहां पे। अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर मुझे लेटे लेटे अचानक से याद आया कि अगर हम अभी भी अब जब एंड टाइम आया है, तुम्हारा बिल्कुल मौके पे पहुंच गए हो, तब अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं तो ये फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये तो बेईमानी हो जाएगी। तो मैं अपने आप को जैसे उठा के लाया हूं बिस्तर से यहाँ इस बोर्ड के सामने तक, ये मैं जानता हूं इस समय मेरे शरीर में कितना पीड़ा है वो मैं ही समझता हूं। फिर भी मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं कि मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं, इसमें से कुछ जितना भी आपको मिल जाए उतना। अगर यहां से आपके 10 क्वेश्चन भी इस वीडियो से अगर बन गए आपके, तो भी मैं समझूंगा मेरा काम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग यहाँ चैट में ज्यादा बातें ना करके कमेंट में करिए, मैं कमेंट में सबका रिप्लाई भी दूंगा। अभी चैट में आप करेंगे तो मैं चैट पे कल वीडियो में देख भी रहा था, आज मैं फोन वोन कुछ लेके बैठा नहीं हूँ, मेरा पूरा फोकस इस पे रहेगा पढ़ाने पे, ठीक है। मैं आज कमेंट ज्यादा नहीं देखूंगा, तो जो चैट में करोगे आप, लेकिन जो कमेंट में आप कर दोगे उसको मैं बाद में भी देखूंगा। मैं ये वाला वीडियो शायद ना बनाता, लेकिन पिछली वाली वीडियो में कुछ एक बच्चों ने ऐसे कह दिया कि सर आपने जो कंटेंट दिया है वो और कहीं नहीं है, इतना ज्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं किया। तो वो मैंने बाद में देखा तो मुझे लगा कि यार चलो अब इतना ज्यादा बच्चे कर रहे हैं अप्रिशिएट, तो फिर बनाना पड़ता है ना, फिर बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग भी कमेंट में ही करना, जो भी आंसर करना। जैसे किसी क्वेश्चन का ऐसे आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में करना, चैट में नहीं। चैट तो चली जाएगी, रिप्लाई खत्म हो जाएगा, लेकिन कमेंट आपके रह जाएंगे, तो उस पर मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर क्लास देखने के बाद शेयर भी कर देंगे, ठीक है। मेहनत बहुत लगी है, रिस्क भी बहुत है। मेहनत तो चलो ठीक है लग गई एक बार, लेकिन रिस्क ये रहेगा, जब तक ये वीडियो रहेगा तब तक रिस्क रहेगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। बहुत देर बकवास कर ली मैंने, अब कोशिश करेंगे कि ना करें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तु शैली में बना है? देखो, भवन निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। भवन निर्माण में भी मंदिर निर्माण भी आएगा। भवन निर्माण की कितनी शैलियां हैं? भवन निर्माण की 3 शैलियां भारत में चलती हैं। कौन कौन सी? एक तो है नागर शैली। कौन सी शैली? नागर। और एक है वेसर शैली। ये कौन सी है? वेसर शैली। और एक है द्रविड़ शैली। ये कौन सी है? द्रविड़ शैली। आपको ध्यान रखना है, ये तीनों शैलियां जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में चलते हैं, ठीक है। द्रविड़ पूछा जाएगा तो दक्षिण भारत में। द्रविड़ कहां चलती है? ये वाला कलर दिख रहा है ना आप लोगों को? क्यों ऑपरेटर साहब, दिख रहा है कलर ये वाला? चलो, वेसर वाली जो होती है ये मध्य भारत में होती है, ठीक है। ये मध्य भारत में होती है, और ये अगर कहा जाए तो ये उत्तर भारत में होती है, ठीक है। तो सबका अपना अपना अलग अलग स्थान है। तो नागर शैली जो तुम्हारी हो जाएगी वो उत्तर भारत की हो जाएगी, ठीक है। नागर शैली कहां हो जाएगी? उत्तर भारत की हो जाएगी। वेसर शैली मध्य भारत की हो जाएगी, और द्रविड़ शैली जो हो जाएगी ये दक्षिण भारत की हो जाएगी। अच्छा, वेसर शैली की बात करें तो ये नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलकर के बनी है। तो वेसर शैली जो है ये मिक्स है, अपनी खुद की कुछ नया नहीं है इसमें, ये मिक्स है, नागर का भी और द्रविड़ का भी, ठीक है। तो इनसे मिल करके बनती है। इसमें अगर पूछा जाए जो मंदिर है इसमें, तो ध्यान रखना, वृंदावन में एक मंदिर है, वृंदावन में वैष्णव मंदिर। कौन सा मंदिर? वैष्णव मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वेसर शैली का उत्कृष्ट नमूना कौन हो जाएगा? वृंदावन में वैष्णव मंदिर, ठीक है। द्रविड़ शैली में आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मदुरई में तुम आप ले लो, मीनाक्षी मंदिर ले लो ना, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। या दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं सबके शैली में बने हुए हैं, ये सब के सब द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। विशेषता क्या होती है? अपने यहाँ नागर शैली में आपने देखा होगा तो मंदिर का गुंबद कुछ ऐसे बना होता है ना, ऐसे तो बना होता है, ऊपर यहाँ पे कलश रखा होता है, फिर उस पर झंडा लगी होती है, उसे पताका कहते हैं, ठीक है। तो इसे शिखर कहते हैं। तो जो मंदिर का शिखर है कुछ ऐसे ढाल नुमा बनता है। लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली है उसमें कुछ ऐसा जीना जैसा बनता है, ठीक है, जैसे सीढ़ियां होती है वैसे, ठीक है। मतलब इन पे अगर चढ़ा जाए तो चढ़ा जा सकता है, कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे यहाँ पे इस पे पताका लगी होती है, ठीक है। तो ये दक्षिण में द्रविड़ शैली है, और ये वाली नागर शैली है। वेसर इनसे मिली होती है, मतलब ऐसे ढाल नुमा तो रहेगा लेकिन छोटे छोटे ऐसे सीढ़ियां बनी होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वृंदावन का वैष्णव शैली में बना हुआ वैष्णव मंदिर जो है वो वेसर शैली में बना हुआ है। नागर शैली उत्तर भारत में होती है, और उत्तर भारत में ही कौन सा है? हमारा राम मंदिर है। अभी हाल ही में जो बन रहा है ना, उत्तर भारत में तो बन रहा है हमारा राम मंदिर। तो उत्तर भारत के कौन से जिला में? अयोध्या में। तो अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बन रहा है? तो ये नागर शैली हो जाएगा। कौन सी शैली में हो जाएगा? नागर शैली। चलिए, अच्छा चलो एक दो बातें और बता देते हैं। सोच रहे थे अगला क्वेश्चन देखें, और एक दो चीजें और देख लो। मूर्ति निर्माण के अलग होते हैं। अब देखो बीच बीच में हम नाक सुनकते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जुकाम बहुत तेज है। तो मूर्ति निर्माण की भी 3 शैलियां हैं। मूर्ति निर्माण की कौन कौन सी शैलियां हैं?
एक तो है गांधार शैली, गांधार शैली, ठीक है, एक है मथुरा शैली, ठीक है। एक कौन सी शैली है? मथुरा शैली। एक आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, क्योंकि कमेंट कराते रहेंगे तो आप लोग जागते रहोगे, नहीं तो सो जाओगे। चलो अगला देखो, नहीं तो लास्ट तक हम बता देंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर, अगला क्वेश्चन भी अयोध्या से आ गया। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सबको पता है अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी जो तुम्हारी है, सरयू नदी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गंगा को अगर देखें तो ये गंगोत्री यमुना से निकलती है। यमुना को अगर देखें तो ये बंदरपूंछ से निकलती है। कहां से निकलते हैं? बंदरपूंछ से निकलते हैं, ठीक है। तो यमुना कहां से निकलेगी? बंदरपूंछ से। अगर तुमसे पूछा जाता है बताओ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पे बहने वाली नदी कौन है? तो यमुना हो जाएगी। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पे बहने वाली नदी कौन है? तो यमुना नदी हो जाएगी, ठीक है। गंगा के बारे में बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बता रखी हैं, पीछे वाले वीडियो भी आप लोग देखते रहें। गोमती के बारे में बात करें तो गोमती को ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। कौन सा जिला है? पीलीभीत जिला। कौन सा जिला? पीलीभीत से, ठीक है। पीलीभीत की कौन सी झील है? नाम है फुलहर झील, फुलहर झील। तो पीलीभीत की फुलहर झील से निकलती है कौन? गोमती नदी। तो गोमती नदी को हमेशा ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से, पीलीभीत की फुलहर झील से निकलते हैं। लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जौनपुर भी इसी नदी के किनारे है, ठीक है। गंगा के बारे में भी हम लोग ध्यान रखेंगे, गंगा हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलो तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरयू। अच्छा सरयू के बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि बताओ भारत और नेपाल की सीमा पे, पूछा जाए भारत और नेपाल की सीमा पे बहने वाली, भारत और नेपाल की सीमा पे बहने वाली नदी कौन है? तो हो जाएगी शारदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? शारदा नदी। इसको काली नदी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? शारदा नदी या काली नदी, एक ही नदी का नाम है और इसी की सहायक नदी है। इसी की सहायक नदी कौन है? इसी की सहायक नदी है, इसी की सहायक नदी कौन है? उसी का नाम है सरयू। पूछा जाएगा सरयू किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू शारदा की सहायक नदी है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की सहायक नदी है। इसी शारदा में आकर के एक नदी मिल जाती है, उसका नाम जानते हैं आप लोग? इसी शारदा में आकर के बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक जगह है ब्रह्म घाट। क्या नाम है? ब्रह्म घाट, ठीक है। तो ब्रह्म घाट में, कहां है ब्रह्म घाट? बहराइच। और पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये पूछा गया था ब्रह्म घाट में कौन सी नदी शारदा में आकर के मिल जाती है? तो उस नदी का नाम है, ब्रह्म घाट में जो नदी मिलती है उसका नाम है कर्णाली। क्या नाम है? कर्णाली। कहोगे ये कौन सा नाम आ गया? तो घाघरा नाम सुना है? यही घाघरा। घाघरा को ही क्या कहते हैं? घाघरा को ही कर्णाली भी कहते हैं। घाघरा को ही हम क्या कहते हैं? घाघरा को कर्णाली भी कहते हैं। तो शारदा को काली नदी कहते हैं, घाघरा को कर्णाली नदी कहते हैं। शारदा और घाघरा आपस में मिल जाती हैं। पूछा है कहाँ में मिलती हैं? तो बहराइच के ब्रह्म घाट में ये नदियां मिल जाती हैं। पूछेगा सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू हो जाएगी शारदा की सहायक नदी, ठीक है। ये दोनों जब मिलती हैं उसके बाद भी इसका नाम सरयू कहा जाता है कुछ दूरी तक, है ना। तो इनके मिलने के बाद में इनका नाम सरयू भी आगे रखा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा भारत और नेपाल की सीमा पर बहने वाली नदी कौन हो जाएगी? तो शारदा नदी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बौद्ध संरचना धामेक स्तूप पूछा जाए। धामेक स्तूप को एक और नाम से जानते हैं, हमने इसके बारे में कई बार बताया है, धर्मराजिका, ठीक है। धर्मराजिका किसे कहते हैं? धर्मराजिका या फिर धामेक, एक ही बात है। धर्मराज का अभिलेख कहे या फिर धामेक स्तूप कहे तो दोनों ही एक ही चीज है। ये कहां हो जाएगी हमारी? तो ये हो जाएगी सारनाथ में। पूछा जाएगा सारनाथ कहाँ है? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में। मैंने किसी वीडियो में बताया था अभी हाल ही में, पिछले या इसके पिछले वीडियो में बताया था कि वाराणसी दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है। आपको उन दोनों नदियों का नाम बताना है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में। तब तक हम धर्मराजिका के बारे में देख लेते हैं। धर्मराजिका को किसने लिखवाया था? तो इसको अशोक ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? तो इसको धर्मराजिका अभिलेख को अशोक ने लिखवाया था। मौर्य वंश का शासक था कौन? अशोक। उसे ने लिखवाया था धर्मराजिका या फिर धामेक अभिलेख जिसे कहते हैं। धम्मेक भी लिख के आता है, ठीक है। तो वो एक ही चीज है, सारनाथ में है। अच्छा सारनाथ में एक और भी है ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है, खांसते हो सुड़कते रहते हैं बीच बीच में, तो अपना देख लेना, थोड़ा जुकाम है ना, सरदर्द भी कर रहा है। तो सारनाथ में अगर देखा जाए, सारनाथ में दूसरा अभिलेख कौन सा हो जाएगा? तो सारनाथ में हो जाएगा चौखंडी अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? चौखंडी, ठीक है। चौखंडी अभिलेख भी कहाँ है? ये भी सारनाथ में है। पूछा जाएगा इसे किसने लिखाया था? तो इसे हुमायूं ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? तो इसे हुमायूं ने लिखवाया था, ठीक है। चलो सारनाथ को और बताओ, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मृगदांव। क्या कहते हैं? मृगदांव। या फिर इसे कहते हैं ऋषिपत्तन। इसे क्या कहते हैं? ऋषिपत्तनम। इसका और नाम क्या हो जाएगा? ऋषिपत्तनम, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है जो प्राचीन शहर है उनके जो पुराने नाम और नए नामों पे अंतर जो आया है उस पर बनाया हुआ मैंने वीडियो।
जाके देखना चाहो तो देख लो, मिनिमम 5 या 10 मिनट का ही होगा। ठीक है, एक बार देख लोगे तो आपको अभी तुरंत ही एग्जाम देने जाना है तो याद रह जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा दूर भी ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा स्क्रॉल करोगे मिल जाएगा। तो मृगदाव या ऋषिपत्तनम किसका पुराना नाम है? तो सारनाथ का ही पुराना नाम है। यहाँ पे ही दो यहाँ पे मिलते हैं, ढामेक स्तूप और चौखंडी स्तूप। ढामेक को धर्मराज का भी कहते हैं। ठीक है, तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बताना सोहगौरा अभिलेख कहाँ है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, तुमको बताना है सोहगौरा अभिलेख कहाँ है। ठीक है, सोहगौरा अभिलेख कहाँ है ये तुमको बताना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट में बताओ इसको। ठीक है, चलो। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना ने, पढ़ लो यार इसको आगे। ठीक है, अपने आप पढ़ लो। क्या कह रहा है, देखो जुकाम हो गया तो ज्यादा बोलने का मन नहीं करता। देखो पहली बात तो है फ्रांस में आयोजित हुआ है, दूसरा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तो बहुत सारे राष्ट्र एक साथ आएंगे। भारतीय वायुसेना की तरफ से कौन गया था जो राफेल लड़ाकू विमान को उड़ा रहा था? मेन मेन पॉइंट देखो, राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पायलट किसने भाग लिया था? महिला है तो उड़ाने वाली है, कौन हो जाएगा? शिवांगी सिंह हो जाएगा। ध्यान रखना, शिवांगी सिंह हो जाएगा। लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना में कौन सी पायलट हो जाएंगी? तो शिवानी सिंह हो जाएंगी। फ्रांस में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, उसमें ये गई थी। चलो पिछला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोहगौरा, सोहगौरा कहाँ है? कितने लोगों को पता होगा? वो लोग कमेंट में कर चुके होंगे, कमेंट में कर दिया करो यार आंसर। ठीक है, पिछले वाले वीडियो पे तुम लोगों ने ज्यादा शेयर नहीं किया था, पहला वीडियो तुम लोगों ने बहुत अच्छा शेयर किया था, उसी को देख करके मोटिवेशन जगा था, पिछले वाले में डिमोटिवेट कर दिया, इसी चक्कर में बुखार आ गया। ठीक है, चलो सोहगौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना, सोहगौरा कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सब लोग शेयर कर दिया करो, अपने जानने वाले को बुला लिया करो कि टाइम हो गया, 6 बज गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये हो गया, अगला देखो, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम, कोरम होता है गणपूर्ति कहते हैं। कोरम को क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, गणपूर्ति क्या होता है? मान लिया लोकसभा की बैठक लगानी है, लोकसभा और राज्यसभा संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो लोकसभा निम्न सदन जो होता है उसकी बैठक कराने के लिए, बैठने के लिए कुछ लोग भी तो होने चाहिए। अब बैठक होने के लिए कुछ लोग होंगे, अब मान लिया वहां लोग पहुंचे 5, तो ऐसे में क्या बैठक लगेगी? नहीं लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, 5 लोगों में क्या ही चर्चा होगी। तो वही पूछ रहा है कि बैठक के सदस्यों में मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए। तो ध्यान रखना 1/10, मतलब जितने भी टोटल सदस्य हैं उसका 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 होना ही चाहिए। अगर इतने लोग नहीं होंगे तो फिर ये बैठक नहीं होगी। किस अनुच्छेद के तहत कह रही है ये बात? तो ये बात जो कही गई है, तो ये अनुच्छेद है 100, पूरा 100 है। ठीक है, 100 का 3 वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 100 के खंड 3 में एक बात कही गई है कि जो लोकसभा के कोरम है, बैठक गणपूर्ति जो है, उसमें कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। अब बात आती है लोकसभा में सदस्य है कितने? तो ध्यान रखना, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में सदस्य हैं, पहले 545 हुआ करते थे, अभी कितने हैं? 543 हैं। अभी कितने हैं? अभी 543 हैं। 543 सदस्य हैं। ठीक है, पहले हुआ करते। 2 एंग्लो इंडियन की सीट अभी हटाई गई है। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तुम लोग बताओ, एंग्लो इंडियन की जो सीटें, 2 भी सीटें थी लोकसभा में आरक्षित, उनको किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? एंग्लो इंडियन की 2 आरक्षित सीटों को लोकसभा से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? चलो राज्यसभा बताओ, राज्यसभा तो ये बताओ इसमें कितनी हो जाएंगी? 245 थी पहले, एक इसमें से भी माइनस कर दी गई है, तो 244 सीटें बची हुई हैं। अभी कितनी बची हुई हैं? पहले 245 थी, अभी कितनी बची हैं? 244, क्योंकि एक राज्यसभा की भी एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 10वां भाग होता है तभी उसकी लगेगी, मतलब 543 का 1/10 होना चाहिए। ठीक है, 1/10 कितना? कम से कम 55 सदस्य तो होने ही चाहिए, अदरवाइज फिर ये बैठक नहीं लगेगी। 55 सदस्य तो होने ही चाहिए, उससे कम होगी तो फिर बैठक नहीं होगी लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। कबड्डी नहीं लगाएगा कोई। तुम कबड्डी खेलते हो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कबड्डी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बताओ कौन है? और पशु बताओ कौन है? पुष्प बताओ कौन है? और क्या बताओगे? वृक्ष बताओ कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? तो पक्षी हो जाएगा तुम्हारा, कौन हो जाएगा? सारस। क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा। कहीं कहीं पे क्रॉन्च लिख के आता है। क्या लिख के आता है? क्रॉन्च लिख के आता है, तो एक ही चीज है। पशु पूछेगा तो बारहसिंगा हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन सबको पता है। ठीक है, फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम तुमको पढ़ा रटा नहीं रहे कुछ, अब हम केवल तुम्हारा रिवीजन करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहेंगे तो सब पहले से पता, इतना आसान क्यों बता रहे हो?
क्योंकि पढ़ा नहीं रहे भैया। पढ़ाते तो बहुत कठिन हम भी बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे किस प्रकार के क्वेश्चन जा रहे हैं, उसी के आसपास बने रहे। बाकी फालतू वाले बहुत सारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं, बाद में उनमें से कुछ नहीं आएगा। अब इतना सारा तुम पढ़ भी लोगे, टेंशन भी हो जाएगी, उसके बाद फंसेगा भी नहीं कुछ। ठीक है, तुम वही पढ़ो जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पुष्प कहेगा तो पलाश ध्यान रखना। पुष्प कौन हो जाएगा? पलाश। इसे टेसु कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वृक्ष पूछेगा तो अशोक का वृक्ष हो जाएगा। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? अशोक का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज पूछे, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक बताओ। पुलिस का जो चिन्ह है, पुलिस का चिन्ह है, इसमें कितने रंग हैं? तो इसमें 2 रंग हैं। एक है, एक कौन सा है? एक हमारा है लाल। एक कौन सा है? लाल। और दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा हो जाएगा नीला। कौन सा हो जाएगा? नीला। तो 2 रंग हैं इसमें। ठीक है, और क्या पूछेगा? और पूछेगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो राजकीय चिन्ह है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, इसमें क्या क्या दिया गया है? राजकीय चिन्ह में क्या क्या दिया गया है? तो इसमें क्या है? धनुष है, ठीक है, और कमान भी है। कमान मतलब तीर। तो तीर कमान जो भी होता है ना, तीर कह लो इसको, उसे क्या कहेंगे? धनुष और तीर है ना, धनुष कमान जिसे कहते हैं। तो वो ध्यान रखना। तीर कमान हो गया। 2 मछली है, और क्या है? मछली है। ठीक है, मछलियों की संख्या कितनी है? 2 है। गेहूं की बाली है। क्या है? गेहूं की बाली है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो अगला देखते हैं कि किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करने का प्रयास एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब ये होता है, एथिकल हैकिंग वो चीज होती है जिसमें आप किसी का नुकसान करने के लिए उसकी जानकारी को चुराते नहीं हैं, बल्कि आप किसी चीज की सुरक्षा करने के लिए या फिर सरकार की तरफ से किसी चीज की अगर आप हैकिंग करते हैं तो वो एथिकल हैकिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल अपराध करने की वजह से करते हैं तो फिर वो एथिकल में नहीं आता है, वो नॉन एथिकल हो जाता है। फिर तो उसको ध्यान रखेंगे, वो ब्लैक हैट हैकर कहते हैं उसे। ये हो जाएगा स्थानीय नेटवर्किंग। क्या हो जाएगा? स्थानीय नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये व्हाइट हैट हैकर होते हैं, वो एथिकल हैकिंग करते हैं। कौन सी? ध्यान रखना, जिस कलर का बोर्ड है, क्या हो जाएगा? व्हाइट हैट हैकर्स। क्या हो जाएंगे? व्हाइट हैट हैकर्स। वो क्या होते हैं? वो एथिकल होते हैं, मतलब वो किसी चीज को नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें सुधार करने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए कि देखो तुम्हारे में ये चीजें हैं जो नुकसान कर सकती हैं, या फिर सरकार की तरफ से किसी चीज की अगर जासूसी वगैरह करना है तो फिर ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत फेमस नाम है, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ रहा है किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। पूछा जाएगा मणिपुरी से बताओ। मणिपुरी से कौन हो जाएगा? झावेरी बहने। कौन हो जाएगा? मणिपुरी से संबंधित है झावेरी बहने। ठीक है, चलो ओडिसी से अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना केलुचरण महापात्रा। कौन हो जाएंगे? केलुचरण महापात्रा। महापात्रा। ये सब क्वेश्चन जीडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इनको ध्यान रखना। तुमसे अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ कि केलुचरण महापात्रा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बताओ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ये मेरा क्वेश्चन है, ये तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, केलुचरण महापात्रा ओडिसी के महान प्रवर्तक और नर्तक थे। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? नाचते भी थे, बजाते भी थे। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा शास्त्रीय नृत्यों की। तो पूछा जाएगा शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? फिर बता रहे हैं हम, केवल रिवीजन करा रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, तो अभी तुमको जो पता है वो कमेंट बॉक्स में करते रहो फटाफट। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। पूछा जाएगा, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था भरत मुनि। क्या नाम था? भरत मुनि। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था भरतनाट्यम। क्या नाम था? भरतनाट्यम। और ये शास्त्रीय नृत्य वहीं से लिए गए हैं। शास्त्रीय नृत्य कहां से लिए गए हैं? इसी पुस्तक भरतनाट्यम से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने नृत्य के बारे में बताया गया? 8 नृत्य इसमें हैं। पूछा गया सबसे प्राचीन नृत्य बताओ या सबसे पुराना, तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम। कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम। और सबसे अगर नवीन पूछा जाएगा, बताओ सबसे नया कौन है, सबसे नवीन कौन है? तो हो जाएगा सत्रिय। कौन हो जाएगा? सत्रिय। ठीक है, सबसे नया हो जाएगा सत्रिय। और ये असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सत्रिय कहाँ है? असम में। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये वाला आपको बताना है, मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? तो केरल में होता है। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? केरल में होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम हमने बता ही दिया केरल में। मणिपुरी मणिपुर में होता है। ओडिसी उड़ीसा में होता है। कुचिपुड़ी कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होगा, अभी बताया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बताना है, केलुचरण महापात्रा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे?
अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने अलग से पूछ भी रखा है, उसका आप लोग आंसर करके जाएंगे और लास्ट में शेयर भी करेंगे कहीं ना कहीं। अभी मत करना, अभी केवल वीडियो देख लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा काम हो, है ना, कि पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो, बाकी बात का है। ठीक है, तो पहले तुम देख लो, उसके बाद शेयर कर देना, मेरा काम बाद में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सितार वादक रामपुर घराने से संबंधित है। पहली बात तो ये नोट करनी कि रामपुर घराने से होने चाहिए। फिर कह रहा है भारत रत्न भी दिया गया है, पद्म भूषण भी दिया गया है और पद्म विभूषण भी रहे तथा 1968 में इन्हें क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रथम भारतीय कौन? प्रथम भारतीय जिनको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था जीडी में, बताओ ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में थे संगीत वगैरह सब नाम था, तो आपको संगीत लगाना है। ठीक है, संगीत से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा संगीत का अवार्ड कौन सा होता है? ग्रैमी अवार्ड। न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के प्रथम विजेता थे ग्रैमी अवार्ड के। कौन हो जाएंगे? 1968 में कौन ग्रैमी अवार्ड विजेता? पंडित रविशंकर। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। और सितार का आविष्कार किसने किया था? पूछा जाए इसका आविष्कार किसने किया था? पूछा जाएगा इसका आविष्कार किसने किया था? तो मैंने बहुत बार बताया, जो लोग कंसिस्टेंट देख रहे हैं वीडियो वो लोग जानते हैं कौन हो जाएगा। तो आपको बताना है इसका आविष्कार किसने किया था। बता देंगे, तुम ही बताओगे। चलो हम बता दे रहे हैं इनका ये वाला नाम, अब तुम लोग दूसरा नाम बताना, इनका वास्तविक नाम। अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। तुमको बताना है इनका वास्तविक नाम। उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज से संबंधित हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। ठीक है, पटियाली। पटियाली कहाँ है? कासगंज में है। ठीक है, कासगंज। कासगंज को सोरो भी है यहाँ पे। ठीक है, कासगंज। कासगंज को सोरो या सूकर क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। चलो अगला बताओ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की खैली कहता है, कहा जाता है? आत्महत्या की खैली तो लयन का है। इसको लाइसोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। अंग्रेजी में ना लिखो, कहे कि गलत हो जाएगा, फिर तुम लोग हमारा मजाक बनाओगे। जियोग्राफी जो बायोलॉजी होती है उसमें अंग्रेजी के शब्द बहुत कठिन होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको लाइसोसोम कहते हैं। हिंदी में लिखे दे रहे हैं लाइसोसोम। ठीक है, यहाँ पे लयन काय लिख के आया है, लेकिन लयन काय आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में ही लाइसोसोम लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम हो जाएगा। तुमसे पूछेगा कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन अगर पूछेगा तो कोशिका विभाजन भी कौन करता है? तो भी इसी का नाम आएगा। कोशिका विभाजन भी कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। ठीक है, गोल्जी काय। गोल्जी काय का काम क्या होता है? तो जो प्रोटीन होता है और जो लिपिड होता है, क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, इनको सबको बनाना, क्योंकि प्रोटीन ही वो चीज है जो नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करेगी। तुमसे पूछा नई कोशिकाओं का निर्माण किस चीज की किस तत्व की मदद से होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए गोल्जी का याद रखेंगे। अंतःप्रदव्य जालिका अगर पूछा जाए तो इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने पढ़ाया है कोशिका, वीडियो पढ़ा होगा, देखना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, एकदम जुगाड़ से बताया है, पूरी कहानी बता करके एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना कि इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। ठीक है, अभी मत देखना, अभी तुम लोग देखोगे तो उसमें तुम्हारा टाइम लगेगा। उसमें मैंने तुमको हंसा हंसा के कहानियां सुना सुना के याद कराया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो अभी मत देखना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम ही तो नहीं है। पेपर दे आओ, उसके बाद में फिर पढ़ना, तो देख लेना उसको, है ना, नहीं तो सिलेक्शन हो जाए फिर क्यों ही पढ़ना है। ठीक है, पर अभी तुम इस पर ध्यान दो, जितना बता रहे हैं देख लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अगला देखो। चलो अगला क्या है? नो नेशन फॉर वुमेन। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई राष्ट्र नहीं, नो नेशन फॉर वुमेन। सोचो, आधी महिलाएं हैं, मतलब जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं, फिर भी आज महिलाओं का उतना ज्यादा हम लोग क्या कहते हैं, दबी कुचली रहती है ऐसे समाज में। किसी भी समाज में, केवल हिंदुस्तान में, भारत में ही ऐसा नहीं है। किसी भी राष्ट्र में चले जाओगे, वहां लगभग महिलाओं का वही है। एक दो राष्ट्र छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राष्ट्रों में महिलाओं के साथ अत्याचार तो होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें प्रियंका दुबे नाम है इनका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाम है नो नेशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, जो बहनें हैं वो ध्यान रखेंगे। वायरस का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये आपको ध्यान रखना है, वायरस का फुल फॉर्म है। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये नाम इसका हो जाएगा, ध्यान रखना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये है ना, VIRUS। ठीक है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, सही से याद रखना।
जीएसटी, जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो पहली बात तो जीएसटी का फुल फॉर्म तुमको सबको पता होना चाहिए। अब कहोगे तो सबको पता होता है, ठीक है, तो हम बता रहे हैं ना, रिवीजन करा रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है। किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था? तो पहले लागू करने वाला देश कौन हो जाएगा? फ्रांस। लेकिन पूछा जाएगा भारत ने कहां से लिया? भारत ने पूछा जाए हमारे देश ने किस देश से लिया है? तो हम लोगों ने लिया है कनाडा से। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है, ठीक है। दूसरी चीज और क्या बता दें, पहले इसको निपटा देते हैं। जीएसटी बिल पारित कब हुआ? तो बिल की अगर बात करेगा तो ये ध्यान रखना, जीएसटी अगर पूछेगा 101वां ये अधिनियम है, पूछेगा अधिनियम कौन सा है, पूछेगा अधिनियम कौन सा है, तो पैसे से संबंधित है। और पंडित जी कितने रुपए लेते हैं? 101, कहेंगे दक्षिणा में 101 चाहिए, ठीक है, तो 101 ध्यान रखना। अधिनियम पूछेगा तो 101। लेकिन पूछेगा विधेयक बताओ, पूछेगा विधेयक बताओ, तो विधेयक कौन सा हो जाएगा? विधेयक 122वां हो जाएगा। पूछेगा जीएसटी विधेयक कौन सा है, तो 122वां हो जाएगा 2016 में। जीएसटी विधेयक 2016 122वां हो जाएगा। फिर पूछेगा जीएसटी संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो 2017 का हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 115 120 तो संशोधन भी नहीं हुए। आखिरी वाला संशोधन हुआ है 106वां। आखिरी वाला संशोधन कौन सा है? 106वां। ये 2023 में हुआ है। कब हुआ है? 2023 में हुआ है, ये 2023 में हुआ है। इसका नाम जानते हो आप लोग? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए है, ठीक है। अभी हम महिलाओं की बात कर रहे थे, वही हमारी माताएं बनने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा है? 106वां है। कौन लाया था? तो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल। क्या नाम है? अर्जुन मेघवाल, ठीक है, तो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे पेश किया था, ठीक है। 2023 का संविधान संशोधन है, 106वां है, नारी शक्ति वंदन से संबंधित है। पूछा जाएगा लोकसभा में, लोकसभा में ये 33% आरक्षण की बात करता है। कितने की? 33%। तो महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करता है। अभी मैंने बताया था ना उनको कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। तो उन 543 में से 1/3 यानी कि 1/3 सीटें, यानी कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। मतलब बाकी 2/3 पे तो पुरुष रहेंगे, लेकिन 1/3 तो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उससे ज्यादा हो जाएंगे, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो उतने तुमको ध्यान रखना है। तो 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज और क्या होता है, अच्छा ध्यान रखना, पूछा जाए ये जो हमारा लोकसभा है इसका परिसीमन कब होना है? एक शब्द होता है परिसीमन। अभी हाल ही में परिसीमन होना है। परिसीमन मतलब सीटों का अभी बढ़ोतरी होनी है। अभी 543 है, 888 और इसके आसपास कुछ बनाने की तैयारी चल रही है। तो ध्यान रखना 2026 में प्रस्तावित है। कब होगा लोकसभा की सीटों का परिसीमन? कब होगा? 2026 में होने की बात कही गई है। लगभग 888 सीटें। तो हमारे पुराने वाले संसद भवन में इतनी सीटें थी नहीं, तो इसीलिए नया संसद भवन हमको बनवाना पड़ा। उसमें 550 ही सीटें थी, 5 ही खाली थी, लेकिन बढ़ेंगे तो बहुत बढ़ेंगे, तो उसमें कैसे आ पाते 2026 तक? इसीलिए 2026 से पहले ही हमने क्या कर दिया, एक बड़ा बना लिया। और उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। जो हमारी नई संसद भवन है उसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। पूछेगा किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत? सेंट्रल विस्टा। अच्छा, उसमें एक सेंगोल है, ऐसा कहते हैं राजदंड कहते हैं। वो राजदंड किस वंश से लिया गया है? किस, जो हमारा भारत का प्राचीन वंश है जिसमें वो राजदंड चलता था, वहीं से उठा के कॉपी किया गया है। तो ध्यान रखना चोल वंश से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण भारत का या संगम वंश का सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला चोल वंश रहेगा, ठीक है। तो जो हम कह रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस पर भी आप थोड़ा बहुत तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा संगणन? अच्छा, संगणन शब्द अगर आपको पता है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। संगणन जानते हैं क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? हैंड्स अप करो सब लोग। संगणन क्या होता है? जो पहले गैस होती है, ठीक है, गैस जाकर के जब द्रव बनने लगती है, मतलब लिक्विड बनने लगती है, ठीक है, तो गैस से द्रव में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संगणन कहलाता है। जैसे मान लिया कोई गैस थी, आसमान में जो देखते हो हवाएं हैं, और ये धीरे धीरे क्या बन जाती है? पानी बनने लगती है। तो ये प्रक्रिया क्या है? संगणन है, ठीक है। तो ओस भी तो ऐसे बनते हैं। संगणन का उदाहरण पूछ रहा है कौन सा? नहीं है, तो हमें वो बताना है। तो ये तो ओस तो संगणन का उदाहरण है, ओस तो है संगणन का। कोहरा भी है, क्योंकि धुआं जैसा होता है ऊपर से, फिर धीरे धीरे क्या बनने लगता है? धीरे धीरे वो पानी जैसा बनने लगता है। पाला भी वैसे होता है, लेकिन धुआं एक ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है। धुआं ऐसा नहीं होता। धुआं पहले पानी मान लिया तुमने गर्म किया, तो पहले लिक्विड था, फिर वो धुआं बना, फिर वो गैस बना, तो वो उल्टा प्रोसेस है, द्रव से गैस बनने लगता है, इसलिए धुआं नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआं हो जाएगा। तो धुआं संगणन का उदाहरण नहीं है। बाकी बारिश होना भी उसी का उदाहरण है। चलो, पूछा जाता है मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो इसके लिए तुमको हम थोड़ा सा मैप बनाए, बताओ। ऑफलाइन वाले जानते हैं मैप बनाने के लिए तो हम बहुत फेमस है।
है ना। फेमस क्या है, मतलब थोड़ा बहुत जल्दी ही बना देते हैं, मतलब जल्दी इसलिए कि थोड़ी भी बहुत बात समझानी है उनको, और हम क्या करते हैं सीधे मैप बनाने पर उतर आते हैं। ऐसे भी समझाई जा सकती है, पर मेरा मानना यह है कि अगर मैप से तुमको समझा दिया गया तो तुम लोग ज़्यादा अच्छे समझ जाओगे। नीचे वाला देखो गड़बड़ हो गया, आप लोग कहोगे तारीफें खुद की बहुत कर रहे हो, खुद की तारीफ नहीं कर रहे, मतलब फ्लो फ्लो में निकल जाता है ना। चलो, तो यहाँ ध्यान रखना, ऐसे गड़बड़ करने लगे भाई साहब, हमको पता था तुम करोगे, ठीक है, तो मत करो गड़बड़, तो हमारा काम हो जाए। चलो ठीक है, अब नहीं करेगा। चलो ये क्या कह रहा है, तो हमको ध्यान रखना है भैया, ना गड़बड़ करो यार, तुम आओ। चलो लड़कियों का फेवरेट कलर ले लेते हैं, तो ये है बना हुआ है, इसको कहते हैं कुत्ता। क्या कहते हैं इसे, मतलब पाकिस्तान, सॉरी इसे क्या कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, आदत पड़ गई। तो ध्यान रखना, यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी को हम बना लेते हैं किसी दूसरे कलर से, पीले कलर से बना लेते हैं। चलो, यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे आती है और ऐसे आकर के यहाँ बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो इसी पर बसे हुए दो शहर हैं। कितने शहर हैं, दो शहर हैं, ठीक है। एक यहाँ पे है, इसका नाम है हड़प्पा, और एक यहाँ पे इसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसका क्या नाम है, इस वाले का नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसको कहते हैं मृतकों का टीला, और ये यहाँ पे है हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1922। हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1922। किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी। आपको इनको ध्यान रखना है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और अगर पूछेगा तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पाया गया था, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी। अच्छा, मातृ देवी मिली है तो नाचता हुआ पुरुष मिलेगा, नाचता हुआ पुरुष, ठीक है। तो पूछा जाएगा नाचते हुए पुरुष की मूर्ति कहाँ मिली है, या नाचते हुए पुरुष की मूर्ति अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, अरे यार मिटो जल्दी से, क्या लफड़ा बना रहे हो। नाचते हुए पुरुष की मूर्ति अगर पूछेगा तो देखो, एक तो देवी है, महिला है, लेकिन नॉर्मल सा आदमी है तो पुरुष है, तो महिला पुरुष दोनों मिले हैं, लेकिन महिलाओं में देवी है, पुरुषों में नाचता हुआ पुरुष है। ये मूर्ति कहाँ मिली है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हड़प्पा में मिली है, ठीक है। और दूसरी बात अगर तुमको बताएं हड़प्पा से, तो ध्यान रखना कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, ठीक है। श्रमिक आवास मिला है, मतलब यहाँ पे जो पूरा था ये ग्रामीण था। ये कैसा है, ये ग्रामीण है, ठीक है। तो पूछा जाएगा ग्रामीण शहर कौन सा है, तो ये हड़प्पा हो जाएगा। पूरा का पूरा गांव देहात जैसा अगर तुमसे पूछा जाए तो यहाँ पे कामगार आदमी मिलेंगे जितने भी होंगे, तो छोटा सा अन्नागार है, ग्रामीण लोगों के लिए वैसे बनाया गया है। लेकिन मोहनजोदड़ो की अगर बात आती है तो मोहनजोदड़ो जो है ये पूरा शहरी है। कैसा है, शहरी। ये वाला कलर दिख रहा है ऑपरेटर साहब, दिख रहा है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जैसा है, पूरा शहरी है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया था। यहाँ पे पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, और यही हमारा क्वेश्चन भी था। ये देखो पूछा है कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं। पूछा जाएगा इसकी खोज कब हुई, तो सबसे पहले इसी की खोज हुई थी 1921 में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। अच्छा उल्टा हो गया मुझे लगता है, दयाराम साहनी हड़प्पा के हैं, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के हैं। चलो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, उल्टा हो गया। पहले हड़प्पा की खोज हुई है, इसीलिए तो इसका नाम हड़प्पा से बता पड़ा था। चलो सही कर लेते हैं। इसमें क्या जाता है ना, इसमें क्या जाता तुम्हारा ही घाटा, टाइम बर्बाद हो गया तुम्हारा। चलो पर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, मिट जा भाई, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कहाँ देर करा रहे हो। कौन सा कलर था, ब्लू। चलो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज हुई थी 21 में। कब हुई थी, 21 में। अरे गड़बड़ करने लगे, मत करो यार। चलो 1921 में पूछा जाएगा किसकी खोज हुई थी, तो हड़प्पा की खोज हुई थी, और ये किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, सरदर्द भी कर रहा है ना तो फिर मैनेज करना पड़ता है। अब इतना सारा कुछ हम सोच रहे तुम्हारा मूड भी ना खराब हो, तो अच्छे से ही बताएं। 1922 में हुई थी राखलदास बनर्जी की। किसकी, राखलदास बनर्जी, है ना। राखलदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो ये सिंधु नदी के किनारे है, और ये हड़प्पा पूछाएगा तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला है। क्या नाम है, लरकाना जिला है, ठीक है, वहां पे है लरकाना जिला पाकिस्तान में। ये मोहनजोदड़ो है, मृतकों का टीला भी कहते हैं। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। चलो और क्या जाने जा रहे थे, देखो यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। हड़प्पा में मातृ देवी माता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेंगे, पशुपति शिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पशुपति शिव मिलेंगे, ठीक है। तो पूछा जाएगा पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ मिली है,
ठीक है, तो कहाँ मिलेगी? तो ये मोहनजोदड़ो में मिलेगी। पूछा जाएगा नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति, नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति, तो ये हो जाएगी मोहनजोदड़ो में। तो महिला हो जाएगी नाचती हुई मोहनजोदड़ो में, लेकिन पुरुषों में पशुपति शिव। भगवानों में मेल है, नाचने में फीमेल है। इधर भगवानों में माता जी हैं और पुरुषों में ये क्या हो जाएगा? नाचने वाला हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, इधर एक मेल एक फीमेल, इधर एक मेल एक फीमेल, ऐसे याद रहेगा। चलो, यहाँ पे पुरोहित आवास है, बड़ा सा अन्नागार है और स्नानागार भी, बहुत सारी चीजें हैं। ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा तुम्हारा। अगला देखो, निम्नलिखित में से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है? अच्छा, जैसे लोहा देखा तुमने, तो लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है, उस परत को क्या कहते हैं? उस परत को हम लोग कहते हैं जिंक। क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं जस्ता। हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ता। और इसमें इस परत चढ़ाई जाती है, परत किस पे चढ़ाई जाती है? लोहे पे। किस पे चढ़ाई जाती है? लोहा या इस्पात पे परत चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से लोहा में या फिर इस्पात में, स्टील में जंग नहीं लगती है। ठीक है, और इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है? लोहा, उसमें जंग फिर नहीं लगती। ठीक है, स्टील में भी यही प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, पूछा जाए स्टील में कौन सी चीज मिलाई जाती है, तो स्टील में क्या होता है? स्टील में दो चीजें होती हैं, एक तो लोहा तो होता ही है स्टील में। क्या होगा? एक तो लोहा होगा और दूसरा क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? दूसरा कार्बन होगा। क्या होगा? लोहा और कार्बन मिलाकर के क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। चलो अगला देखो, परत चढ़ाई जाती है जिंक की। G20 का सदस्य देश नहीं है। देखो क्वेश्चन कई बार बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, बच्चे नहीं को ध्यान नहीं देखते हैं, सीधे देख लेते हैं कि है, लगा देंगे। इंडोनेशिया था, हाँ है। अरे गलत हो जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पेशेंस बनाए रखो। ठीक है, ये पेशेंस की दिक्कत तब होगी तुम्हें जब तुम पहले शुरुआत में मैथ लगाने लगोगे, तुम्हारे सवाल फंस जाएंगे, फिर तुम एकदम टेंशन में आ जाओगे, फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि नहीं लिखा है, कि हाँ पूछा है, क्या पूछा है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। तो G20 में पहले कितने देश हुआ करते थे? पहले 20 देश हुआ करते थे, इसीलिए इसका नाम G20 हुआ करता था। वर्तमान में इसमें 21 देश हैं। हाल ही में 2023 में एक देश शामिल किया गया है। 2023 में शामिल देश कौन सा है? उसका देश नहीं है, पूरा एक संघ है, इसका नाम है अफ्रीकी संघ। ठीक है, क्या नाम है? अफ्रीकी संघ। और तुमको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलो अभी बता देंगे, तब तक हम इधर देख लेते हैं कौन सा सदस्य देश नहीं, तो सिंगापुर इसमें नहीं है। इंडोनेशिया में पिछली बैठक की हुई थी, 2022 वाली बैठक कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के जकार्ता में ही हुई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इंडोनेशिया में तो है, मैक्सिको भी है, तुर्की भी इसका सदस्य है, लेकिन सिंगापुर इसका सदस्य देश नहीं है। ध्यान रखेंगे, सिंगापुर इसका सदस्य देश नहीं है। अभी इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 19 देश हैं प्लस 2 संघ हैं। 2 संघ है, एक तो यूरोपीय संघ हो जाएगा, एक अफ्रीकी संघ हो जाएगा। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी मैंने बताया था, हेडक्वार्टर कहाँ है? इथियोपिया में है। कहाँ है? इथियोपिया। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है। इसकी अगर राजधानी पूछे तो अदिस अबाबा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अदिस अबाबा। क्या नाम हो जाएगा? अदिस अबाबा। ध्यान रखना, बाबा बुढ़ा गए हैं और बुढ़ापा में इनको शामिल किया गया G20 में। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, इथियोपिया, अदिस अबाबा, इनको ध्यान रखेंगे। तो G20 में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? तो 19 देश हैं, 2 संघ है, एक अफ्रीकी संघ। अभी भारत की अध्यक्षता में 2023 में कौन था? भारत ही तो अध्यक्ष था, और भारत की अध्यक्षता में ही इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलो जिसको पता हो बता दे, अफ्रीकी संघ का जो अध्यक्ष है इस समय, देश नहीं है ना, जो अध्यक्ष पुरुष कौन है अध्यक्ष, उसका नाम बताना है तुम्हें। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? अच्छा, इस शब्द पे ध्यान रखना, ये नहीं कह रहा भंडार। अगर पूछेगा भंडारण बताओ, भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है, तो हो जाएगा वेनेजुला। कौन हो जाएगा? भंडार में वेनेजुला हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? कराकस। ठीक है, तो आप राजधानी भी साथ में तैयार करते रहिए, क्योंकि एक राजधानी तो आपसे पूछ नहीं। पूछेगा उत्पादक मतलब उत्पादन कौन करता है, निकालता कौन है, तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है। उससे होगा क्या, किसी भी देश में निकल रहा हो, ये आगे पहुंच जाता है कि हमसे निकलवा लो, हम जल्दी निकाल देंगे, हम कम पैसे में निकाल देंगे, तो ये आगे पहुंच जाता है। तो उत्पादक देश में अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके पास खुद के भी भंडार बहुत अच्छे हैं, मतलब इसके पास खुद भी भंडारण है। दूसरी चीज, ये अपने पास रिजर्व रखे भी बहुत सारा है, और तीसरी चीज ये निकालता भी है, इसके पास टेक्नोलॉजी भी है। तो ध्यान रखना, तो संयुक्त अरब अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का ही नाम है, इसे यूएसए कहते हैं ना, संयुक्त अरब अमेरिका। ठीक है, एक है यूएई, एक नाम है यूएई। तो पूछेगा एशिया में बताओ, नहीं एशिया में नहीं, यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, पेट्रोलियम ज्यादा नहीं उत्पादन करता है, मात्र 5%। जितना इसकी इकोनॉमी है उसमें मात्र 5% ही यूएई है। ये दूसरा देश है सऊदी अरब। क्या नाम है? सऊदी अरब। पहले हम लिखने जा रहे थे
संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन फिर ध्यान आया उसकी तो पेट्रोलियम उत्पादन में जितनी उसकी कुल इकोनॉमी है उसमें केवल 5% का ही हिस्सा पेट्रोलियम से है। मेन आदमी तो ये है। पूरे एशिया में अगर पूछा जाए सर्वाधिक, पूछा जाए एशिया में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है, एशिया में सर्वाधिक, पूरे एशिया में, हम भी तो आते हैं एशिया में, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे चीन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। अगला देखो, विश्व में किले बड़ा, विश्व में किले बड़ा उत्पादक, किले क्या होगा, केले होगा। अब ये जिससे मैंने टाइप कराया है उसको हम क्या ही कहें, और तुम कहोगे अभी कह रहे थे कि खुद ही टाइप करते हैं, ये वाला मैंने कराया था, आज हमारी तबीयत सही नहीं थी तो हमने किसी को दिया था कि भैया हमारा टाइप कर दो, तो फिर उन्होंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब किसी को कह भी नहीं सकते कुछ, नाराज हो जाए, पता लगे अगली बार काम लगे और काम ही ना करे। ठीक है, तो फिलहाल उन्होंने जो भी टाइप किया है, गलत सलत टाइप किया है, जो भी टाइप किया बहुत अच्छा टाइप किया है, गलत सलत की तो हमको जरूरत थी, आप गलत सलत नहीं टाइप करते तो फिर हम यहाँ पे अपनी कलाकारी कैसे दिखाते हैं। चलो, केले का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नाराज नहीं होना अगर देख रहे हो। ठीक है, टाइप कराया, बहुत अच्छा टाइप किया तुमने, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, थैंक यू। तो भारत हो जाएगा, केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी हो जाएगा, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत हो जाएगा, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए थाईलैंड, तो सफेद हाथियों का देश कहते हैं इसे। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, सफेद हाथी। ठीक है, तो सफेद हाथी आइलैंड में पाए जाएंगे। तो भारत हो जाएगा केले का सबसे बड़ा उत्पादक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत हो जाएगा। भारत में भी अगर पूछा जाएगा तो फिर हरियाणा लगा देना दूध उत्पादन में। दूसरी चीज अगर पूछा जाए तुमसे, और क्या पूछा जाएगा, दूसरा देख लो, चावल पूछा जाए, चावल पूछा जाए, मूंगफली पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मूंगफली पूछा जाए, चीनी पूछा जाए, इनमें भारत का स्थान कौन सा है, इनमें भारत दूसरे नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे इनमें कौन है, इनमें चीन है ना। तो ये चर्चा सबसे पहले आगे है, बाकी भारत इनमें दूसरे नंबर पे है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया, तो ध्यान रखो जनगणना का पूरा सिस्टम बताया था 1972। जनगणना को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें देख लेना है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गारंटी के साथ बाहर आ ही नहीं सकता, देख लो जाके। 1972 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी सबसे पहली, लेकिन ये एक दशकीय जनगणना नहीं थी। 1982 में रिपन के समय पे क्या हुआ, दशकीय जनगणना हुई, प्रथम दशकीय मतलब होता है हर 10 साल पे, है ना। तो दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, रिपन के शासनकाल पे हुई थी। रिपन को ही स्थानीय सुशासन का जनक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थानीय सुशासन। पिछले वीडियो में बताया था, बार बार बताते रहेंगे जिससे तुमको याद हो जाए। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं, इसे रिपन को कहते हैं, और इसी के समय पे 10 की जनगणना हुई थी। तो प्रथम पूछ रहा, वैसे तो 1972 होना चाहिए था, लेकिन 1900 नहीं, 1800 है, 1800 1900 कितना था, 1800 1972 नहीं, 1872। चलो, अच्छा, मुझे एक चीज मुझे लगती है कि मैं कितना भी बीमार हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरी तबीयत सही हो जाती है। पढ़ाना मेरी पहली पसंद हो गया है। ठीक है, तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा अच्छा लगता है। तुम लोगों के बीच में होते बोलते रहते हैं, पहले बोलने की आदत नहीं थी, अभी बोलने की आदत होगी। तो ध्यान रखना, 1882 में पहली 10 की जनगणना हुई थी, तो वही ऑप्शन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि 1872 क्यों नहीं लगाया, तो 1872 इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 10 की जनगणना नहीं थी, सबसे पहले बस ऐसे कराई गई थी। अच्छा, पूछेगा भारत में सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी, तो अकबर का नाम लिख लेना, अकबर। ठीक है, अकबर के समय पे एक भाई साहब हुआ करते थे, नाम था अबुल फजल। क्या नाम था, अबुल फजल। ये आपको कोई नहीं बताएगा। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, आईने अकबरी। ठीक है, उसमें हमको जनगणना की जानकारी मिलती है कि अकबर ने जनगणना कराई थी। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में अबुल फजल नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपनी पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, और उसमें जनगणना के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। हिमालय से कौन सी नहीं निकलती है, महानदी नहीं निकलती। कहां से निकलती है, रायपुर से निकलती है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे गांव से निकलती है। कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकलती है महानदी। इस पे बना हुआ है सबसे बड़ा बांध कौन सा, हीराकुंड। हीराकुंड सबसे लंबा पूछा जाएगा, सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, कितने बना दिए, चलो, भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा महानदी पे बना हुआ हीराकुंड बांध। ठीक है, झेलम को ध्यान रखो, झेलम जो तुम्हारी है, झेलम कहाँ से निकलती है, तो झेलम ये तुम्हारे हिमालय क्षेत्र से निकलती है और लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर जाती है, और जम्मू कश्मीर में वुलर झील में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है,
वुलर में मिल जाते हैं, वुलर झील में मिलती है। और उसके बाद में ध्यान रखना श्रीनगर भी इसी के किनारे है, श्रीनगर भी कहाँ है, इसी नदी के किनारे है। झेलम को और क्या कहते हैं, झेलम को वितस्ता कहते हैं, वेदों में से क्या कहा गया है, वितस्ता कहा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो श्रीनगर पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे है। वुलर झील में कौन सी नदी जाकर के मिलती है, तो झेलम मिलती है। भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ साफ मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, वुलर झील हो जाएगी। यमुना का पूछेगा, अभी बताया था बंदर पूंछ, कौन हो जाएगा, बंदर पूंछ से निकलती है, मतलब ये भी उत्तराखंड उसके आसपास हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। गंगा भी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, कहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री हिमनद से, कहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा हमारी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकलती है, इसको ध्यान रखेंगे। ये तीनों हो जाएंगी हमारी कहाँ, हिमालय से निकलने वाली, यमुना यमुनोत्री, ये ध्यान रखना, इसके बारे में बता दिया मैंने, गंगा भी बता दिया, तो इसको ध्यान रखना। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है, वुलर झील में जाकर के मिल जाती है, और श्रीनगर भी इसी के किनारे बसा था। श्रीनगर को स्थापना किसने कराई थी, तो ध्यान रखना अशोक ने कराई थी। किसने कराई थी, श्रीनगर की स्थापना अशोक भाई साहब ने करवाई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने कराई थी। और क्या पूछे, चलो और बताओ, ब्यास का पुराना नाम बताओ, बताओ ब्यास का पुराना नाम, कमेंट बताओ सब लोग फटाफट। चलो अगला बताओ, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम इसके कारण ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन और सल्फर, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और सल्फर। अच्छा एक चीज याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। क्या होता है, पूछेगा अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसे क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसी के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है और उसके जो पत्थर हैं उसमें नुकसान हो रहा है। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस नेताजी किस चीज का गठन किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान रखना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस यानी कि बाबू नेताजी के किया था, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। तो बाबू सुभाष चंद्र बोस, इनके जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, पराक्रम दिवस के तौर पर, ठीक है, तो ध्यान रखना। और पूछेगा कब मनाते हैं, तो हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को। कब मनाते हैं, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 2000 क्यों होगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, फिर 1900 कर लो, क्या कर लो, 1923 कर लो। 1923 में दो व्यक्ति, एक तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जवाहरलाल नेहरू, और एक तरफ से CR दास, इनकी उपाधि कौन सी है, देश बंधु की उपाधि भी है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास या फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। फिर नेहरू जी 1929 में क्या करते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और ध्यान रखना नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का आपको बताना है जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण, कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। बिहार में जयप्रकाश नारायण ने 1931 में जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी पिछली बार पूछा गया था, तो ध्यान रखना 1913 में। जगह का नाम था सैन फ्रांसिस्को, क्या नाम था, सैन फ्रांसिस्को। अगर आपसे हम पूछे बताओ सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो अमेरिका में है। कहाँ है, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना होती है। दो लोग मिलकर के करते हैं, एक का नाम होगा लाला हरदयाल, कौन हो जाएंगे, लाला हरदयाल, और सोहन सिंह भाकना, क्या नाम होगा, सोहन सिंह भाकना। दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट आदमी है लाला हरदयाल, क्योंकि इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। सोहन सिंह भाकना भी आपको याद रखना है, दोनों आदमी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, सैन फ्रांसिस्को शहर में करते हैं। ये पिछली बार पूछा गया था, USA अमेरिका में है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष बाबू ने 1939 में की थी। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, किस राज्य में सांभर झील है, सांभर झील, नक्की, सिरोही झील, सांभर झील, नक्की झील, सिरोही झील, पुष्कर झील, अब तो बता ही दोगे, पुष्कर झील, ये सब के सब कहाँ है, सब के सब राजस्थान में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान में। मिजोरम में बताओ,
मिजोरम में बताओ, मिजोरम में बताओ, मिजोरम में बताओ, पंजाब में बताओ, पंजाब में कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? हरिके बैराज, ध्यान रखना, पंजाब में कौन हो जाएगी? हरिके बैराज। पंजाब में कौन सी हो जाएगी? हरिके बैराज। गुजरात में ध्यान रखना, एक तो हो जाएगा तुम्हारा सरदार, सरदार सरोवर। क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर। एक तो सरदार सरोवर झील हो जाएगा। और सरदार जी थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के आदमी है, अगर तुमने उनसे छेड़खानी की तो उठा के तुमको ऐसा पटकेंगे सरदार जी, ध्यान रखना। कोई इनको कंकड़ नहीं मारेगा, कोई कंकड़ मारेगा नहीं, ध्यान रखना, कंकड़ कोई नहीं मारेगा। अगर कंकड़ मारा किसी ने तो ध्यान रखना, कंकड़िया झील में उठा के फेंक देंगे सरदार जी। तो कंकड़िया झील और सरदार सरोवर दोनों कहाँ है? गुजरात में हो जाएंगे। पंजाब में हरिके बैराज हो जाएगा। राजस्थान में ध्यान रखना तुम्हारा सांभर झील हो जाएगा, नक्की झील, सिरोही झील, पुष्कर झील, ये सब कहाँ हो जाएंगे? यहीं हो जाएंगे। ठीक है, तुमको बताना है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलो साथ ही में यह भी बताना है ऊंट का मेला कहाँ लगता है, ऊंट का मेला। ठीक है, चलो विजया बैंक और देना बैंक, इनसे हमारा कोई भी नहीं लेना देना, फिर भी कुछ सब आ गया है। चलो आ गया है तो ध्यान रखो, किसमें मिल जाते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा में। कब? मोदी जी क्या करते हैं? 2018 में, मतलब मोदी जी क्या ही करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी मिल जाते हैं? विजया बैंक और देना बैंक आपस में मिल जाते हैं। पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण ये बताओ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। 1935 कोई नहीं लगाएगा, मुझे पता है तुम लोग 1935 लगा रहे हो, फटाफट लिख चुके होगे। 1935 नहीं लगाएगा। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। पूछेगा आरबीआई एक्ट, कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट पूछेगा कब आया था? तो 1934 में आया था। आरबीआई एक्ट पूछेगा कब आया था? 1934 में। और इसी के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1935 नहीं लगाना, 1935 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण पूछा जाएगा आरबीआई का तो 1949 में हो जाएगा। चलो अगला देखो, सशस्त्र सीमा बल किन देशों के बीच सीमाओं के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? अच्छा, एसएसबी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसएसबी। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल तो किसके बीच में रहेगा? भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल और भूटान, भारत नेपाल भूटान, इनके सीमा के बीच में कौन रहता है? एसएसबी रहती है। भारत चीन के बारे में बताओ। भारत चीन होता है आईटीबीपी। कौन होगा? आईटीबीपी। ठीक है, पाकिस्तान के बीच में अगर पूछा जाएगा तो इनको हैंडल करने के लिए हमारी बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको ध्यान रखेंगे। तुमको बताना है भारत और म्यांमार की सीमा को क्या कहते हैं? बताओ फटाफट कमेंट में, बताओ फटाफट। गोविंद वल्लभ पंत सागर, एक तो वल्लभ नाम आएगा तो वल्लभ के बाद में पंत भी आएगा। क्या आएगा? वल्लभ पंत सागर। पूछाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? नहीं भी पंत आते तो वल्लभ तो आ ही गया ना, तो वल्लभ से ध्यान रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है? ये तो सोनभद्र में। सोनभद्र तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जुगाड़ू लोग हैं। हम लोग क्या है? जुगाड़ू लोग। अभी सोनभद्र बनाएंगे फटाक से यहाँ पे, क्योंकि पिपरी तो है सोनभद्र में और यहाँ मिर्जापुर ऑप्शन में लिखा है। ये हमारे टाइपिस्ट मास्टर जो है बहुत होशियार है, इतना काबिल तारीफ वाला काम किया है, इसलिए इनको हम थैंक यू देते नहीं भूल रहे हैं। मतलब क्या काम किया है, वाह, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। सोनभद्र क्या है? सोनभद्र में है पिपरी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भड़क ना जाए टाइपिस्ट यार, बार बार टाइपिस्ट की बातें आ रही, ध्यान रखना। सोनभद्र के पिपरी में क्या हो जाएगा हमारा? गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा। यहीं पे बांध भी है, इसे हम रिहंद बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिहंद बांध भी कहते हैं। और पूछा जाएगा किस नदी पे है? तो ध्यान रखना, रिहंद नदी पे। किस नदी पे है? तो रिहंद नदी पे है। किस नदी पे है? रिहंद नदी पे है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? पूछेगा रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी में मिल जाती है रिहंद नदी, सोन नदी में मिल जाती है रिहंद नदी। चलो उत्तर प्रदेश से बताते हैं। तो ये है हमारा बनियान। क्या है? ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है? सोनभद्र है। इसमें आकर के एक नदी ऐसे से आकर के यहाँ से ऐसे निकल जाती है, और यहाँ से एक नदी आती है छोटी सी, और ऐसे आकर के यहाँ पे मिल जाती है। इसी में यहाँ पे बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी कहते हैं, रिहंद बांध भी कहते हैं। रिहंद नदी है, रिहंद नदी भी बना इसलिए रिहंद बांध भी कहते हैं। इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी है। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी थे यही गोविंद वल्लभ पंत, इन्हीं के नाम पे है। पूछेगा तैरता हुआ सोलर पार्क, क्या पूछेगा? तैरता हुआ सोलर पार्क बताओ कहाँ है? सोलर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो इसी रिहंद बांध पे है। मतलब रिहंद बांध में जो पीछे पानी भर जाता है, खूब बड़ी झील बन जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील यही है,
उत्तर प्रदेश की भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, ठीक है। कौन सी? रिहंद झील, है ना, या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना पे ही बनती है, उसी नाम पे है, ठीक है। पूछेगा किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पे है। किसकी सहायक नदी है रिहंद? तो सोन नदी की सहायक नदी है। चलो, एक नाम आता है झांसी में बेतवा। यहाँ है झांसी, ये वाला झांसी इलाका है, और यहाँ पे एक नदी आकर के ऐसे निकलती है, इसका नाम है बेतवा। इसका नाम क्या है? बेतवा। यहाँ पे भी एक बांध बनता है, उसका भी सेम नाम है, कुछ बदला नहीं है, सेम ही नाम है। क्या नाम है? बस इसमें कितना है? गोविंद सागर है। पूछेगा गोविंद सागर बताओ, पूछेगा क्या गोविंद सागर बांध कहाँ है, तो गोविंद सागर बांध हो जाएगा तुम्हारा झांसी में, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत सागर पूछेगा तो ये सोनभद्र में हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र कहाँ? पिपरी में, ठीक है। चलो आगिल देखो, आगिल में क्या पूछा गया है? ऐसा खांसी कुछ लोग सॉरी बोलते हैं, देहात में नहीं बोलते हैं। आ गई तो आ गई, क्या करें। विश्व पर्यावरण दिवस बताओ कब मनाया जाता है? तो 5 जून है, तो आसान क्वेश्चन हो गया। चलो, इसमें हम तुमको और क्या बताएं, इसमें क्या होता है? 15 मई को ध्यान रखना, 15 मई को क्या मनाते हैं? विश्व राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। विश्व नहीं, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, ठीक है। समुद्री दिवस मनाते हैं। और कुछ है ऑप्शन बताने लायक? 15 जुलाई है, इसको देख लो। इसके राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं? युवा कौशल दिवस मनाते हैं। पूछा जाएगा युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जुलाई को मनाते हैं। बताओ अच्छा 11 जुलाई को क्या होता है? ये मैंने तुमको कई बार बताया है। 1 जुलाई से जुड़ेंगे, क्या करेंगे? 1 जुड़ेंगे तो क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, 11 जुलाई 1 जुड़ेंगे ऐसे। चलो 5 अप्रैल वाला आप लोग बताओ, इसको हम बता देते हैं। चलो अच्छा तुम ही बताओ, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूर्वी, तो हिमालय को कैसे बनाएंगे? पहले हम भारत बनाते हैं छोटा सा, है ना। चलो ये हो गया, नहीं ये तो नहीं हुआ हमारा, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा भारत, प्यारा देश हमारा। इतना गंदा कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा। देखो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जमीन जाए ना, पाकिस्तान की आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैप थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जमीन जानी नहीं चाहिए, ठीक है। मेन टारगेट क्या है कि हमारी जमीन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, छोड़ो इसको, हमारी जमीन नहीं लेना है। चलो हमारी जमीन ले ना जाए कोई, मेन टारगेट यही है। चलो इस पे देखते हैं, ये है पूरब का हिस्सा, इधर पूरब है, इधर हो जाएगा पश्चिम, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो कह रहा है हिमालय की पूर्वी चोटी, तो हिमालय यहां से लेकर के यहां से ऐसे ऐसे फैला हुआ है। अंडमान निकोबार भी, इसके नीचे जो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है वो भी हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। इसे कहते हैं नामचा बरवा, यहाँ पे लिखा ही है, तो यही आंसर हो जाएगा नामचा बरवा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नामचा बरवा हो जाएगा। हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी? नामचा बरवा हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट पूछेगा कहाँ है, तो ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? ये हमारा नेपाल में है। कंचनजंगा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगी? सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ हो जाएगी? सिक्किम में। कितने लोग बताएंगे? मैंने पिछले वीडियो में बताया है, सिक्किम किस संविधान संशोधन के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया और किस वर्ष बनाया गया। चलो बताओ, सिक्किम की राजधानी बताओ। अन्नपूर्णा पूछेगा तो ये भी कहाँ है? ये भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। चलो नंदा देवी अगर पूछा जाए, बताओ नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी, नंदा देवी पूछेगा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है ना। यूनाइटेड किंगडम नहीं कहेगा कोई यूके को, उत्तराखंड है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। नामचा बरवा यही हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अन्नपूर्णा भी नेपाल में, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। कंचनजंगा भारत में भी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी, सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी बताओ, सिक्किम की राजधानी बताओ। सब हम ही बताएंगे, पिछले वीडियो में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं? कार्यवाहक राष्ट्रपति ये होता है जो हमारे राष्ट्रपति जी अनुपस्थित होते हैं तब उसकी जगह पे जो रहता है। राष्ट्रपति की किसी कारण से अगर मृत्यु हो गई है या बीमार है या देश से बाहर है तो उस समय जो कार्यवाहक होता है उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं, जो राष्ट्रपति का काम करता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, मृत्यु के केस में, है ना। बाकी बाहर गया तो वापस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जाकिर हुसैन भाई साहब जो है ये कार्यवाहक नहीं बने थे, बने थे राष्ट्रपति बने थे, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति तो बने थे लेकिन ये कार्यवाहक के तौर पर काम नहीं किया। 1963 में इनको भारत रत्न भी मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न मिला था। अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए ये बताओ ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो अपने कार्यकाल में, अपने मतलब राष्ट्रपति रहते हुए जिसकी मृत्यु हो गई,
तो भी यही हो जाएंगे। जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति तो थे लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, पूछेगा जाकिर हुसैन जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने पद पे रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। एक और व्यक्ति है, इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी भाई साहब जो हैं इनकी भी मृत्यु कब हो गई थी? राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए। तो दो लोग हैं, एक तो ये और एक तो ये, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये दो लोगों की मृत्यु कब हुई थी? जब ये लोग क्या थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रपति रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन की 1969 में, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो भले ना याद रहे, ये याद रख लेना थोड़ा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रख लेना, क्या भरोसा क्या पूछ दिया जाए। ठीक है, अब देखो मेरी आंखें इतनी ज्यादा सूज चुकी हैं, आंखें फूल नहीं रही हैं, वैसे करके फूल रहे हैं पर पेपर पूरा खत्म करा के जाएंगे, चिंता मत करना। क्या जाएगा, लड़े बिना ये किसी की जीत नहीं होती है ना, संघर्षों से लड़े बिना ये नौका पार भी कहाँ होनी। तो लड़ना है, क्योंकि जो हार मान लेता है तो उसकी हार तो हो ही गई, फिर तो मानना तो है ही नहीं, यहाँ ठानने का काम है। देखो दो चीजें हैं, एक तो है मान लेना और एक है ठान लेना। अपन लोग इसमें आते हैं, हम तुम बाकी सारे जो हमारे अपने लोग हैं ना, वो सब किसमें आते हैं? ठान लिया है कि जीत तो निश्चित है, कैसे भी होगी, लेना जीत है। और जो लोग मान लेते हैं वो लोग हार जाते हैं, मान लिया हार हो गई उनकी, गए। अपन लोग इसमें आते हैं, ठान लिया है जीत के रहेंगे बुखार जुकाम सर दर्द क्या है, अब सर दर्द फिर से चालू हो गया है। कह रहा फेरा बताओ। फेरा आता है 1973 में, 1973। ठीक है, हारना नहीं है तुम्हें, लड़ना है तुम्हें, आखिरी तक लड़ना। ठीक है, वीडियो छोड़ के नहीं जाना है तुम्हें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कौन सा हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या था? मुद्रा का, है ना। तो विदेशी मुद्रा का जो बदलना होता है ना, कि कहीं दूसरे देश में जाओगे तो अपनी भारतीय मुद्रा लेकर के गए तो उस देश की मुद्रा लेना है ना, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया 1973 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। एक्सचेंज मतलब परिवर्तित करना, बदलना, है ना। अगला देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांध संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण का गठन 2005 में किया। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पार्क अगर तुमसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ है तो दुधवा हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका बफर जोन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? अमनगढ़। ठीक है, हर वीडियो में मैंने बताया है, हर वीडियो में मैंने अमनगढ़ के बारे में बताया है। अगर आ गया क्वेश्चन तो तुम लोग मेरा थैंक यू कर देना। ठीक है, अपनों से क्या थैंक यू ले। चलो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2005 में बनाया गया एक निःशुल्क वीडियो शेयरिंग ऐप है? इस पे हम लोग वीडियो देख रहे हैं ना, हम भी तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो वो वही है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पूछा गया कौन सा है, तो यूट्यूब है। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। लिंक्डइन पूछेगा तो लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ध्यान रखना, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेते हो तो क्या जॉब सर्च वगैरह करने के लिए आसान रहता है, अपना पूरा डिटेल भर दो उस पर, फिर जो भी आपके इलाके में कुछ ऐसा होगा तो उस पर चेक कर लेता है, फिर आपको हायर कर लेता है, वहां से नौकरी वगैरह मिल जाएगी। 2003 में ये लॉन्च हुआ था। फेसबुक पूछेगा तो 2004 में लॉन्च हुआ था, मार्क जकरबर्ग, इनके बारे में बता चुके हैं एक दिन। इंस्टाग्राम पूछेगा तो 2012 में आया था। जो इंस्टाग्राम दिन भर चलाते हो 2012 में आया था। बताओ, व्हाट्सएप इसी पे तो आपको अभी स्टेटस लगाना है, व्हाट्सएप पे तो स्टेटस लगाना है आपने इस वीडियो का। ठीक है, शेयर करोगे ना, इतनी बुखार में कर रहे हैं, देखो तुम लोगों को इमोशनल कर रहे हैं कि तुम लोग शेयर करो, कैसे भी करके शेयर कराना है तुम लोगों से। ठीक है, हम बता भी देते हैं तुमको सच सच, पर ठीक है चलो, बुखार तो है ही मान लो। तो 2014 में आया था व्हाट्सएप, 2012 में आया था इंस्टाग्राम, फेसबुक आया था कब? फेसबुक आया था 2004 में, यूट्यूब आया था 2005 में, लिंक्डइन आया था 2003 में। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन बता दें क्या इससे? तुम लोग कहोगे क्यों ही बताओ, रहने दो बताने को, तो लेकिन हम फिर भी बताएंगे। 1969 में बना था तुम्हारा इंटरनेट। क्या बना था? इंटरनेट। पूछेगा किस देश में बना था, तो अमेरिका में बना था। अमेरिका को कहते हैं यूएसए। यहाँ पे कंपनी थी, इसका नाम था आरपानेट, आरपानेट। ठीक है, तो अमेरिका की आर्मी के लिए बनाया गया था आरपानेट। ठीक है, तो 1969 में बना था। फिर ये हुआ क्या, 1983 में इसका आधुनिक रूप आया। क्या आया? आधुनिक रूप। आधुनिक इंटरनेट जो हम लोग देखते हैं ना, बिना वायर वाला, आधुनिक रूप इंटरनेट का। आधुनिक रूप, आधुनिक रूप मतलब जो बिना तारों वाला है। पहले तो तार से चलता था इंटरनेट, फिर बिना तार वाला, या फिर जो आधुनिक तरीके से जो चीजें शेयर करने वाला, सर्वर वगैरह की चीजें। तो ध्यान रखना, टिम बर्नर्स ली ने, किसने किया था? टिम बर्नर्स
ली, है ना। इन्होंने आधुनिक रूप दिया किसे, हमारे इसी 1983 में इसे इंटरनेट को आधुनिक रूप किसने दिया, तो टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में किसने बनाया था, तो आर्पानेट नाम की कंपनी ने बनाया था, डिफेंस एजेंसी थी अमेरिका की, उसने बनाया था 1969 में, फिर 1983 में ये बन गया। पूछा जाएगा भारत में कब आया, तो भारत में आया इंटरनेट, भारत में कब आया, बताओ भारत में इंटरनेट कब आया, तो 1985 में आया था। लेकिन 1985 में केवल शोध संस्थानों के पास ही होता था और बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों के पास होता था, सबके लिए नहीं था। फिर हुआ क्या, 15 अगस्त को 1995 में ये आम जनता के लिए खोल दिया गया। किसके लिए खोल दिया गया है, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। तो आम जनता के लिए अगर पूछा जाए कब खोला गया, तो 15 अगस्त 1995 को ये आम जनता के लिए कर दिया गया। लेकिन पहले किसके लिए था, शोध संस्थानों के लिए था। किसके लिए था, शोध संस्थानों के लिए था, बड़े बड़े एजुकेशन रिसर्च सेंटर के उनके पास ही था इसका, है ना, सरकार के पास था इसका, बाकी सबके पास नहीं था। फिर जैसा ही सबके लिए आया, फिर सब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। फिर 2017 में जियो आ गया और फिर सबके पास इंटरनेट आ गया, ठीक है। बताओ कंप्यूटर की खोज कब हुई, पूछा जाएगा कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो सबसे आसान सवाल है, कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो 1946। कब हो जाएगा, ये कौन से कंपनी का नाम बना दिया हमने, तो चाइनीज हो गया, हमको लगता है चाइना का बन गया। 1946 में क्या बना था, कंप्यूटर बना था। बताओ किसने इसकी खोज की थी, बताओ सब लोग बताओ फटाफट। हम अगला क्वेश्चन देख लेते, तब तक कह रहा है 1900 नहीं, खाली 34वें नंबर का सवाल है, क्या निम्नलिखित में से संसार इतना ज्यादा सरदर्द बढ़ रहा है, तुम्हारे चेहरे की खुशी समझो सरदर्द की वजह से। कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग किसके तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके लिए लगाया जाता है, किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है कि आरोप किस सदन में लगाया जाता है, तो लोकसभा में भी लगता है, राज्यसभा में लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। पूछेगा राष्ट्रपति, अगर क्या पूछेगा राष्ट्रपति, ये क्या होता है, हमारा संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। पूछेगा किस अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 54, अनुच्छेद 54 नहीं 53, सॉरी अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 53 भी नहीं 52 कर लो, ठीक है, ठीक ठीक लगा लो ठीक है, अनुच्छेद 52 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको, अनुच्छेद 52 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। इसकी शपथ अगर तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा बालक, बताओ इसकी शपथ अगर तुमसे पूछेगा तो तुम लोग क्या बताओगे, 60 में कसम खिलाना है इसको। पूछेगा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति कसम खाता है, तो 60 में खाता है। पूछेगा क्षमादान की शक्ति इसकी किसमें होती है, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में होती है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 61 में इसमें महाभियोग लगाया जा सकता है। बोलो क्या लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत इसमें महाभियोग, महाभियोग मतलब इसे पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में। इसे कहते हैं निम्न सदन, इसे कहते हैं उच्च सदन। ये स्थायी होता है, ये क्या होता है, ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये परमानेंट रहता है, ये कभी इसका विघटन नहीं होता। लेकिन लोकसभा अस्थायी है, अस्थायी का मतलब होता है इसका विघटन 5 साल के बाद में हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में बताया मैंने, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। महात्मा गांधी का, ज्यादा गड़बड़ लिख रहे हैं क्या, चलो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं ना, थोड़ी देर और तुमको पढ़ा देते हैं सही से। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में। कहाँ हुआ था, चंपारण कहाँ है, बिहार में। अब सरदर्द मेरा बहुत तेज बढ़ रहा है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं खुद को हंसाते रहे किसी प्रकार से। 1917 में चंपारण हुआ था, गांधी जी का पहला। और इसमें क्या मैंने तुमको बताया भी है यार पिछले वीडियो में, नीलहा किसानों के लिए, नीलहा किसानों के लिए। किसके लिए है, मैंने बताया था नीलहा किसानों के समर्थन में, 3 कट्ठा पद्धति का विरोध में नीलहा किसानों का समर्थन किया था। और किसका विरोध किया था, 3 कट्ठा पद्धति का विरोध किया था। किसका विरोध किया था, 3 कट्ठा पद्धति का विरोध किया था। किसका विरोध किया था, 3 कट्ठा पद्धति का विरोध किया था। तो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कब हो जाएगा, विरोध लिख दिया। बताओ क्या ही कलयुग आ गया है, विरोध को लोग विरोध लिख रहे हैं। क्या लिखना है इसको लिखना है विरोध। क्या लिखना है, विरोध। आज हम तुम लोगों से कह नहीं रहे हैं, पर तुम लोगों को करना है। कमेंट करते रहो, ठीक है, ये नहीं, और शेयर भी कर देना। आधे को लाइव कम ही लोग आए हो, पहले दिन ज्यादा आ गए थे, दूसरे दिन कम, आज कम, तो यह चलेगा नहीं, ठीक है। तो 3 कट्ठा पद्धति का विरोध किया था। इतनी मेहनत लगती है, उसको ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना, कपड़ा मिल का हड़ताल, ये तो खेड़ा आंदोलन था। ये कौन सा था, खेड़ा हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा नील की खेती के विरोध में किया था उन्होंने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मानवाधिकार मैंने तुमको बहुत बार बताया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993।
स्थापना हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। एक है यूपी का राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल। ये उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 1996 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें अगर, ठीक है। चलो, इनका मैंने नाम बताया था, इसके अध्यक्ष का नाम बताया था पिछले कल के वाले वीडियो में, इसके अध्यक्ष का भी मैंने नाम बताया था। आज तुम लोग क्या करोगे? मुझे बताओगे। कल मैंने बताया था, आज तुम लोग बताओ कमेंट में फटाक से, चैट में नहीं, यहां से कट करो, बाहर जाओ, कमेंट मिलेगा, कमेंट में बताओ। तो दिल्ली में इसका हो जाएगा मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? राज्य मानवाधिकार आयोग का तो लखनऊ में है। कहाँ है? ये हो जाएगा हमारा लखनऊ में है। इसका राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारा लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, चलो, लखनऊ में बना है तुम्हारा क्या कहते हैं, इमाम बाड़ा बना है, ठीक है, टीले वाली मस्जिद बनी है, सरोजनी नायडू पार्क बना है। ये सारी चीजें मैंने तुमको बता रखी है, पिछला वाला वीडियो देख लेना, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है और तुमको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। पेरू। पेरू कहाँ की है? लीमा की राजधानी है। पेरू लीमा की राजधानी है। बोलीविया की लापाज है। कहाँ की है? बोलीविया। कहाँ की राजधानी है? बोलीविया की लापाज है। इक्वाडोर की क्वेटो है। इक्वाडोर की कौन सी राजधानी है? क्वेटो है। कोलंबिया की बोगोटा है। ये कहाँ की है? कोलंबिया की बोगोटा है। ध्यान रखना, साउथ अमेरिका देश, कौन सा? साउथ अमेरिका देश नहीं है, साउथ अमेरिका एक महाद्वीप है। साउथ अमेरिका महाद्वीप पर बसे हुए देशों की राजधानी आपसे पूछेगा। अगर ज्यादा राजधानी पूछने की संभावना रहती है तो इसी की पूछेगा, और ज्यादा है नहीं, 13-14 देश है मात्र, निपटा डालो, क्या ही जाएगा तुम्हारा। अर्जेंटीना बताओ, अर्जेंटीना की राजधानी बताओ। ये भी यही है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स, है ना, ज्यादा टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ब्यूनस आयर्स हो जाएगी अर्जेंटीना की राजधानी। ये भी यही है। सारे याद रखना, पेरू की हो जाएगी लीमा, बोलीविया की हो जाएगी लापाज, इक्वाडोर की क्वेटो, कोलंबिया की बोगोटा। बताओ कोनो दिक्कत? बोलो कोनो दिक्कत नहीं ना? चलो अगला देखो। अगला और अंतिम पुस्तक, पुस्तक नहीं, अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। बाकी का बता दें कौन कौन से है? टुवर्ड्स फ्रीडम 1934 में लिखी गई थी, तो नेहरू की है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी नेहरू की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी किसकी हैं? ये तीन की तीनों नेहरू की हैं। किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन नेहरू हो जाएंगे? मोतीलाल नहीं है, ये कौन है? उनके बेटे हैं जवाहर नहीं है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जो काम हो जाता है तो नेहरू का लेहरू निकलता है, क्या होता है? तो जवाहरलाल नेहरू, ये क्या हो जाएंगे? इन्होंने पुस्तक लिखी टुवर्ड्स फ्रीडम, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुमको बताना है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑफलाइन वाले तो जरूर जरूर बताएंगे क्योंकि उनको तो मैंने पढ़ा रखा है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है बताओ फटाक से। तो ये हो जाएगा रीडिस्कवरी, ये है द डिस्कवरी। द डिस्कवरी नेहरू चच्चा की है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी नेहरू चच्चा की है। टुवर्ड्स फ्रीडम, ये भी वह नेहरू चच्चा ही तो लिखे हैं सारा कुछ। कोई दिक्कत? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना किसने की? लिखा किसने है? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बिहार के नेता थे, उन्होंने लिखा है। अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन जो तुम लोग बताओगे। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको बताना है। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? इसी वीडियो में मैंने तुमको बताया भी है थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी तुम लोगों का काम क्या है? अभी तुम लोगों का काम ये है कि तुम लोग जाओ, देखो मिट नहीं रहा, तुम लोग जाओ कहीं नहीं, तुम लोग क्या करो, तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, कमेंट बॉक्स में जाओ। घर जाने को नहीं कहे हैं कि निकल लिए तुरंत, है कुछ सारे लोग आखिरी क्वेश्चन आते आते भागने लगते हैं। भागना नहीं है, तुम्हें रुकना है, आखिरी में तो परपंच करते हैं। तो कह रहा है भारत में सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? ठीक है, उस आदमी का नाम बताना है। याद हो अगर तो सन के साथ बताना है कि किस सन में मिला था। यहां पे मैंने लिखा था और गोला किया था, ऐसे याद है? आया? उनका नाम था, चौथे नंबर पे ऑप्शन था। ठीक है, अब बता दो, इतना सारा मैंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट आदमी है, ये भी ध्यान रखना है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। वाद्य यंत्र तुम्हारा हम बता देते हैं, फलाने जो है ये सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। चलो, ये हो गया तुम्हारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू, इतनी देर तुम लोग बने रहे। थैंक यू मेरे साहस का, जो इतनी देर हमको यहाँ पे खड़ा रखा।
अभी तुमको हम बताएं तो ये जो सर है यहाँ से फटने को तैयार है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा। और आंखें किस हिसाब से हम खोल रहे हैं तो तुम देख ही रहे हो, आंसू भी आ रहे थे बीच बीच में। ठीक है, तो ज्यादा तुमको इमोशनल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे लोग कर ही रहे हैं। तो जो रियल वाले होते हैं उनका लगने लगता है फेक, ऐसा लगता है कि नौटंकी कर रहा है ये कभी ना। तो नौटंकी नहीं कर रहे हैं, तुमको हम सही सही बता रहे हैं। कैसे कैसे हम खड़े होकर तुमको पढ़ा रहे हैं, अभी देखना कि कैसे हम गिरेंगे बिस्तर पे। तो तुमको अब क्या करना है, इसको शेयर कर देना है, ज्यादा हमारे परपंच के चक्कर में पड़ना नहीं है, ज्यादा टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। मेरा वीडियो शेयर करने में भी ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। 2-4 लोग होंगे आपके कमेंट उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, आपको बस उन्हीं लोगों तक पहुंचा दो, मेरा काम हो जाएगा। कृपा करके कुछ नए लोगों को पहुंचाना, ठीक है, पुराने वाले लोगों तक तो पहुंच ही गया है, आप लोग नए वालों को पहुंचाना है। 4-5 लोगों को भी अगर आप नए लोगों तक पहुंचा दोगे, जो देखते हैं एक्चुअल वीडियो, उनको अगर पहुंचा दोगे, मेरा काम हो जाएगा। मेरे इतने बुखार में जुकाम में इतनी समस्या होने के बावजूद यहाँ खड़े रहने का मेरी मेहनत का फल सफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको शेयर जरूर कर देना, मेहनत बहुत लगी है, साथ ही साथ रिस्क भी बहुत लगा है। अब ये सब दाव पे है, अगर इन लोगों ने बवाल किया तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल होगा, क्योंकि कॉपीराइट का स्ट्राइक आना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। हालांकि मैंने लिखा, इनके क्वेश्चन लिया जरूर है, पर टाइप तो अपने आप किया है। दूसरी चीज, ये जो इनके क्वेश्चन है ये सब टेक्स्ट बुक से मिल रहे हैं, ज्यादातर टेक्स्ट बुक पे मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में है। तो इनके भी खुद के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने संकलन तो किया ही है एक जगह, वहीं से मैंने लिया है। तो अभी बस क्या करना है, इनका प्रैक्टिस सेट हम ये सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई जो एग्जाम आता रहेगा उत्तर प्रदेश का, या फिर जो भी एग्जाम होता रहेगा, उसमें भी ये जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, इनमें से अगर किसी का प्रैक्टिस सेट तुमको लगता है कि यार ये सर ये वाला प्रैक्टिस सेट हम खरीद नहीं पाए हैं या खरीद लिए हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए, तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कभी भी। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा नीचे से लाल लाल सा बटन बनी होगी सब्सक्राइब वाली, सब्सक्राइब कर लो। अगर कर लिया है तो कुछ मत करना, बेल आइकन पे दबाओ और ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर लो, इससे जो भी वीडियो डालेंगे वो तुम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे किसी एग्जाम में तुमको चाहिए होगा कि सर ये वाले प्रैक्टिस सेट का भी ऐसा डिटेल सोल्यूशन कराओ, तो हम तुमको उसका भी करा देंगे, ठीक है। बाकी हम अपनी वीडियो तो बना के डालते ही रहेंगे, बीच बीच में पढ़ाते रहेंगे। जुगाड़ वाली ट्रिक तुमको हम बताते ही रहते हैं, तो जुगाड़ वाली ट्रिक पे तुमको ध्यान देते रहना। बीच बीच में 5-5 मिनट का जो वीडियो बनाते हैं वो तुम्हारे काम आएगा, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आप बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कोशिश है मेरी ये गली कि ये जो तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में जो घटनाएं चल रही होंगी वो करंट वाले टॉपिक को भी यहाँ स्लाइड बना करके कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे तुम्हारी दुनियादारी को समझने की तुम्हारी समझ विकसित हो, है ना। जो पॉलिटिक्स में हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, देश में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं जो होंगी उनको डिस्कस करने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, बाकी लाइक करना ना करना तुम्हारे हाथ में, क्योंकि अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे, लेकिन शेयर करा तो आज जबरदस्ती हम करा लेंगे, कर लो शेयर भाई, है ना, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगी है। और तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों से तो कहोगे ही सब्सक्राइब करने को, अपना खुद भी कर लेना, है ना, जिससे तुम लोग हमारे परमानेंट मित्र बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे, भाई बन जाओगे, बंधु। बहनें भी, है ना, बहनें भी ध्यान रखें, बहनें भी बन जाएंगी। चलो इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद में दवाई खाते हैं और फिर आराम करते हैं। जय हिंद।